हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं लोकेश सर विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आती है, हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उन सभी के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस क्लास का। और अब हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को जानने से पहले आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी शब्द से। बच्चों, अगर हमसे पूछ लिया जाए हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में हिंदी शब्द जो हम पढ़ते हैं वो फारसी भाषा का है। और फारसी भाषा का होने के कारण इसे या तो हम विदेशी शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहा जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछा जाए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सबसे पहले प्रयोग हिंदी हिंदी शब्द का बच्चों, तो खड़ी बोली के कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। और अब अगर हमसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, तो हिंदी का जो निर्माण जन्म हुआ बच्चों वो कौन सी भाषा से हुआ, संस्कृत भाषा से। और हिंदी भाषा का अगर चक्र पूछ लिया जाए, निर्माण चक्र अगर पूछा जाए बच्चों, तो निर्माण चक्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जन्म हुआ किससे, संस्कृत भाषा से। फिर एक ऐसा समय आया संस्कृत के बाद पाली भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, पाली भाषा आई। पाली के बाद बच्चों प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ और फिर अपभ्रंश भाषा, अगर चक्र पूछा जाए पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। कहीं कहीं अपभ्रंश के बाद अवट रूप भी मानते हैं। यहां तक समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदी भाषा का रूपांतरण, जन्म तो हिंदी का संस्कृत भाषा से हुआ और रूपांतरण की बात करेंगे तो किससे हुआ बच्चों, अपभ्रंश भाषा से, अपभ्रंश से। और अब हम बात करते हैं कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है बच्चों। जैसे हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा को भारत देश के अंदर कौन सी भाषा का दर्जा मिला हुआ है, राजभाषा का। और राजभाषा कब बनी हिंदी हमारी, कहा जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में प्रमाणित की गई। इसलिए हर 14 सितंबर को हम अपना हिंदी दिवस मनाते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा बनी 14 सितंबर 1949 को। इस दिन ये संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में लिखी गई तो पूछा जाए तो ये हमारे 343 के पहले अध्याय और 351 के अंदर आती है आर्टिकल में। और ये पूछा जाए इस अनुच्छेद के कौन से भाग में आती है,
तो 17वें भाग में आती है बच्चों। और कौन सी अनुसूची में आती है? अगर अनुसूची पूछ लिया जाए तो 8वीं अनुसूची के अंदर आती है हिंदी भाषा हमारी। आज भारत के संविधान में कितनी भाषाएं लिखित हैं पूछा जाए तो बच्चों 22 भाषा लिखित हैं, 22 भाषा आती हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन समझ आया? चलो आगे चलते हैं। हिंदी की लिपि, अगर पूछा जाए हिंदी की लिपि क्या है बच्चों, तो क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और अगर पूछा जाए इसमें स्वर कितने हैं, स्वर, तो कितने स्वर होते हैं? 11। अगर मात्रा के आधार पर पूछें बच्चा, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर कितने हैं? 11। और मात्रा के आधार पर पूछेंगे तो तब कितने हो जाएंगे? हमारा आंसर 10 हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो री है इसको मात्रा के आधार पर अब हम हिंदी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो 11 में से 1 गया तो कितने रह गए बच्चों? 10। और अगर पूछा जाए लेखन के आधार पर, या लेखन के आधार पर या कुल स्वर पूछे जाए, कुल स्वर, फिर कितना हो जाएगा आंसर हमारा? तब हो जाएगा हमारा 33। ध्यान रखना, ऑप्शन में समझने की कोशिश करना। अगर पूछा जाए हिंदी में स्वर कितने हैं तो 11, मात्रा के आधार पर कितने हैं? 10, और लेखन के आधार पर या कुल स्वर पूछे जाएंगे तो तब कितने हो जाएंगे हमारा? 13। अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? 33। अच्छा, अब ये समझाना कि 13 कैसे हुआ। तो देखो, इस 13 के अंदर 2 क्या होते हैं? हमारे अयोगवा होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? अयोगवा। 2 अयोगवा होते हैं, एक है अंग और दूसरा होता है अह। 2 अयोगवा, इससे पूछ लिया जाता है। तो ये वाला जो अयोगवा है इसे हम कहते हैं अनुस्वार, और ये वाला जो अयोगवा है इसे कहा जाता है अनुस्वर। अयोगवा का मतलब था बच्चों, ना तो ये स्वर माने गए ना व्यंजन माने गए, दोनों के बीच के आधार बने, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो इनको मिलाकर 11 और 2 कितने हो गए? 13। अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33। अगर आ जाए वर्णमाला में, क्वेश्चन आता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 52। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक समझ आया? चलो आगे चलते हैं। और यह पूछ लिया जाता है कि पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? भाषा परिवार, तो पूरे विश्व में बच्चों 12 भाषा परिवार है जिनके अंदर सारी भाषाएं आती हैं। पर हमें सब तो याद नहीं करना, वो हमसे पूछेगा कि हिंदी कौन से भाषा परिवार का सदस्य है? हिंदी भाषा, तो हिंदी आती है हमारे भारोपीय भाषा परिवार में। एक परिवार और बहुत ज्यादा समृद्ध है हमारे भारत के अंदर, जो द्रविड़ भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ भाषा परिवार ये बोला जाता है बच्चों दक्षिण भारत में, साउथ की तरफ। और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आप जानते हो? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब हम बार बार बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा, तो हम भाषा को जान लेते हैं पहले कि भाषा क्या है। कहा जाता है विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? भाषा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का माध्यम जो है वो क्या है? भाषा है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के कितने भेद हैं? अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों भाषा के कितने भेद हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 3। समझ आया? और पूछा जाए भाषा के मुख्य कितने भेद हैं,
मुख्य भेद अगर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? दो। प्रथम होता है सांकेतिक, मौखिक, और थर्ड आता है बच्चों लिखित। जब पूछता है भाषा के कितने भेद हैं तो एक, दो, तीन। और जब वो मुख्य की बात करता है तो मुख्य सिर्फ क्या बनते हैं हमारे? मौखिक और लिखित। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम बच्चा जन्म से 8 मंथ का होता है तो उसके अंदर एक भी शब्द भंडार नहीं होता। 9 से 12 मंथ का जब बेबी होता है तो 3 से 4 शब्द बोलना शुरू करता है, जो आधे अधूरे भाषा में होते हैं, जिन्हें टेलोग्राफी भाषा के कहते हैं हम। और उसके बाद फिर वो अपनी भाषा का प्रयोग या तो इस आधार पर करता है या लिखित आधार पर करता है। तो ये भाषा के मुख्य आधार बनते हैं बच्चों। पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाषा का प्रथम रूप क्या है? भाषा का प्रथम रूप क्या होगा? सांकेतिक। अगर पूछा जाए भाषा का मूल रूप जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम, तो वो होगा मौखिक। और लिखित भाषा का कैसा रूप होता है बच्चों? कृत्रिम होता है। कहा जाता है भाव और विचार तो हमारे ही होते हैं, पर वो पूर्ण नहीं होता, आर्टिफिशियल कहते हैं जिसे हम, है ना, अप्राकृतिक रूप होता है लिखित। अगर इसका पूछा जाए बच्चों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है मूल कि मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या है, तो इसकी मूल इकाई होती है ध्वनि, साउंड, जिसे बच्चे हम पहचान पाते हैं। और अगर लिखित भाषा की मूल इकाई पूछी जाती है तो वो क्या होता है? वर्ण। क्योंकि वर्णों के सहयोग से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। मौखिक भाषा कैसी होती है बच्चों? अस्थाई होती है। और लिखित भाषा कैसी होती है? स्थायी होती है, क्योंकि परमानेंट रहती है। और मौखिक भाषा क्या होती है? बदलती रहती है बच्चों हमारी। हम जन्म से ले जन्म में जब हम शुरुआत करते हैं बोलने की तो कहा जाता है कि मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, फिर हम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप सीख सको उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हो। तो मौखिक भाषा स्थायी होती है, चेंज होती रहती है। और स्थायी भाषा जो जैसा लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसलिए लिखित क्या है? हमारी स्थायी भाषा है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों हमसे कि बताएं भाषा, और सिर्फ ऐसे पूछ लिया जाता है, काफी बार सीटेट में पूछा गया है। और फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि भाषा कैसी है? भाषा कैसी है? अस्थाई है, स्थाई है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने भाषा के रूप पढ़े बच्चा, मौखिक अस्थाई बताया और लिखित स्थाई बताया हमने। पर अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा बताओ भाई भाषा ही कैसी है? तो कहा जाता है भाषा जो है हमारी वो कैसी होती है? अस्थाई होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम नई नई भाषाएं सीखते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें बोलने नहीं आते, फिर धीरे धीरे हम शब्दों का बोलना शुरू करते हैं, फिर हम कई भाषाओं का अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उनका उच्चारण करते हैं। तो भाषा कैसी है बच्चों? अस्थाई है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा कैसी है तो अस्थाई है, पर मौखिक भाषा कैसी है? अस्थाई है। और लिखित भाषा कैसी है? अस्थाई है। उसके बाद अब हम याद करते हैं बच्चों, जानते हैं व्याकरण। ये हिंदी का परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज हम। और वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदी के बारे में बेसिक सी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पुट होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों बताएं? व्याकरण कहा जाता है वह व्यवस्था का नियम, वह व्यवस्था का नियम जो कोई भी किसी भी भाषा के दो रूप, कौन से बच्चों? शुद्ध या अशुद्ध का बोध कराए। व्याकरण वह व्यवस्था का नियम है जो किसी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, पूछा गया था ये डीएसएसबी में कि राम को काट कर फल खिलाएं।
राम को काटकर फल खिलाओ। देखो, राम काटकर फल खिलाओ, ये सभी सही शब्द हैं पर व्यवस्था में नहीं लिखे गए, जिसके कारण क्या हो गया, ये भाषा का अशुद्ध रूप हो गया। ये कैसा रूप हुआ भाषा का? अशुद्ध हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। इन्होंने कहा राम को काटकर। सोचो अगर राम को ही काट देंगे तो फल उसके पापा को खिलाएंगे, और इसे व्यवस्थित किया हमने और सही रूप बनाया, राम को फल काटकर खिलाओ। अब देखो, राम को क्या काट के खिलाना है? फल। और ये सार्थक सभी शब्द एक व्यवस्था में आए, और व्यवस्था में आने के कारण ये एक ऐसा रूप हो गया, भाषा का शुद्ध रूप हो गया। और इस शुद्धता की भी पहचान हमें किससे हुई? हमारे व्याकरण से हुई। चलो, जैसे आज हम देखते हैं बच्चा, पहले कुछ शब्द लिखे जाते थे, जैसे हमने देखा सिंगार। आज व्याकरण की दृष्टि से यह कैसा रूप है? अशुद्ध है बच्चों, क्योंकि सिंगार अब इस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी जो पहचान हो रही है हमें, वो किससे हुई? हमारी व्याकरण से। जैसे हमने देखा होगा, हमारी पुस्तक में लिखा होता था उज्जवल, और आज ये उज्जवल अशुद्ध है, क्योंकि उज्जवल जो है वो इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो कोई तो कारण रहा होगा कि इन्हें बदला गया। तो ये बदलने का आधार बना बच्चा, ऊपर वाला जो शब्द है इसमें ये श्रेय है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं हम, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो। ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है आधा श्रेय और रय से। कहा जाता है कि जब इसके साथ री लगी होती थी तो री यहां प्रयोग हुई, तो क्या बना? ये श्रृंगार होता था। और इसमें से इस रय को निकाल दिया गया, इसे निकाल दिया गया, तो क्या कहलाया बच्चों ये? अब इसका प्रयोग जो हुआ, इस सह का प्रयोग सिर्फ किससे बनाया हुआ है? आधा सह से। और इसके साथ जब री लगी तो ये कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया, श्री। और ऊपर की बिंदी क्या बनी? और क्या बन गया? सिंगार। ये जो उज्जवल शब्द है, इसकी संधि विच्छेद की गई। ये ऐसे लिखा हुआ था बच्चों, इसका कोई आधार नहीं था। ये किससे बना है? उत प्लस में ज्वल होता है, क्योंकि इस कंप्लीट ज्वल का कोई अर्थ नहीं बन रहा था। तो आज हिंदी के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से हम जान पाए कि ये जो शब्द हैं जो सामने लिखे हुए हैं, ये अशुद्ध हैं बच्चों, और ये कैसे हैं? शुद्ध है। और व्याकरण हमें ज्ञान कराती है किसी भी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध का। जैसे हमने देखा होगा बच्चों, पहले के बुक में लिखा होता था बर्तन। आज ये बर्तन शब्द अशुद्ध है। बर्तन कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखने लगे हैं आज हम, और ये भाषा का शुद्ध रूप है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इनकी पहचान भी हमें किससे हुई है बच्चों? व्याकरण से। जैसे एक शब्द लिखा हुआ था सन्यासी, ये भाषा का शुद्ध रूप है बच्चों, क्योंकि पहले सन्यासी लिखा होता था इस प्रकार से। सन्यासी, ये भाषा का अशुद्ध रूप है, क्योंकि दो ने का प्रयोग होता है बच्चा, नासिका आती है और इस आदि ने का भी प्रयोग किया जाता है। आपने एक शब्द देखा होगा, जब आप मिठाई की दुकान पे गए होंगे तो वहां एक शब्द लिखा होता है मिष्ठान, मिष्ठान भंडार। और जब ये पेपर में पूछा जाता है तो बच्चा हमें लगता है कि मिष्ठान सबसे शुद्ध रूप है। और आज इसे व्याकरण की दृष्टि से बताया गया कि जो मिष्ठान लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। मिष्ठान ना होकर वो क्या होता है? मिष्टान होता है बच्चों। ये भाषा का शुद्ध रूप है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इस शुद्धता की पहचान और इस अशुद्धता की पहचान जो हमें हो रही है बच्चों, किससे हो रही है? व्याकरण से। जैसे हम लिखते समय चिन्ह लिखते थे बच्चों, तो ऐसे लिखा होता था कहीं कहीं, ये भाषा का अशुद्ध रूप है। चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, या और इन सबका जो आधार बना वो क्या कहलाई? व्याकरण कहलाई बच्चों हमारी। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आया? चलो, अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की अपने।
हिंदी में जब हम व्याकरण को डिवाइड करते हैं तो 4 आधारों पर बांटा गया। सबसे पहला है वर्ण व्यवस्था, फिर हम शब्द व्यवस्था पे बांटते हैं, पद जिसमें विकारी और अविकारी पद शब्द होते हैं, और फिर आती है वाक्य व्यवस्था। इसी प्रकार से हम पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। पहले वर्ण के बारे में बताएंगे, फिर शब्द के बारे में बताते हैं, फिर पद के बारे में, और फिर क्या होता है बच्चों, हमें वाक्य के बारे में बताना होता है। तो कहा जाता है व्याकरण का जो सबसे पहला पार्ट है, व्याकरण का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, हमारी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ये तो सभी जानते हो आप लोग। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन किसके सहयोग से बोले जाते हैं, स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं बच्चों। अगर पूछा जाए स्वर के उच्चारण के आधार पर, कितने भेद हैं, तो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर माने गए। सबसे पहले हर्ष स्वर होता है, सेकंड आता है बच्चों दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है प्लुष स्वर। स्वर को उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुष स्वर। हर्ष स्वर कहा जाता है जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे कोई भी स्वर जिनके बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, वो सभी क्या कहलाते हैं हमारे लिए, हर्ष स्वर कहलाते हैं बच्चों। जैसे ए, ई, उ और री, इन्हें क्या माना गया बच्चों, हर्ष स्वर माना गया, क्योंकि इनके बोलने में या इनके प्रयोग करने में कम समय लगता है। सेकंड है दीर्घ स्वर, जिनमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे। दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं, जिनमें 2 गुना समय लगे बच्चों। जिनका उच्चारण जब हम करें तो उन्हें बोलने में हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें आता है बच्चों आ, ई, औ, ओ, औ, ए और अही। ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि इनके बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे सोचो अगर हमने एक शब्द लिखा हुआ है कम, इसमें ए स्वर का प्रयोग हुआ दोनों वर्णों में, और अगर हम इसमें आ लगा दें तो बच्चों बन जाता है काम। तो अब हमने देखा कि काम को बोलने में इससे ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हुआ है, दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है। प्लुष स्वर हमारी संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं, क्योंकि आज हमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्लुष जिनमें 2 इससे हर्ष स्वर से भी 2 गुना समय लगे, जैसे हम बोलते हैं बच्चा ओम, ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्लुष स्वर कहलाते हैं। यहां तक समझ आया बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।